हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑफ प्लस वन क्लास एंड बेसिक जो इसका है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सो ये जो टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक में हम एक दो एक्टिविटीज भी करेंगे इसी वीडियो में, और इस एक्टिविटी के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को, लॉज ऑफ मोशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमको मोशन क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मोशन, द टर्म मोशन, मोशन का मीनिंग क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये हमने ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। विद रिस्पेक्ट टू, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, मींस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसको हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब मोशन को पढ़ने के लिए मैकेनिक्स में अगर हम बात करें मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, जिसमें से पहली है काइनेमैटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। तो बच्चों काइनेमैटिक्स कौन सी ब्रांच है? काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, और डायनामिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन की एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन काइनेमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम विदाउट एनी कॉज कि मोशन किस वजह से हो रहा है। अब जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे मैंने इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे से ऊपर से नीचे फॉल करेगा। किस वजह से फॉल कर रहा है हमने उसकी कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं करनी, दैट इज विदाउट कॉज, तो उसको हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। लेकिन डायनामिक्स में क्या है? डायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन विद कंसीडरिंग द कॉज, उसका कॉज भी साथ में हम कंसीडर करेंगे कि किस वजह से मोशन हो रहा है। तो वही जो उसका कॉज है दैट इज द फोर्स। बॉडी में जो मोशन हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो बॉडी किस वजह से, वो जो मोशन है वो किस वजह से हो रही है, वो फोर्स की वजह से हो रही है। तो इसी कंसेप्ट को इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बात करते हैं बहुत ही पहले के टाइम में। अगर हम बात करें तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हुए ऐसे, एक का नाम था एरिस्टोटले और दूसरे गैलीलियो। ये दो साइंटिस्ट हुए। इन दोनों साइंटिस्ट ने, ये जो दोनों फिलोसफर्स थे, इनको फिलोसफर आप मान सकते हो, साइंटिस्ट मान सकते हो, तो इन्होंने मोशन की स्टडी की इन द वेरी अर्लियर टाइम। तो उसमें उन्होंने क्या कंक्लूजन किया? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एरिस्टोटले अराउंड ये 400 बीसी आए थे, 400 बीसी, और गैलीलियो लगभग आप मान लो 2000 साल बाद, आफ्टर 2000 ईयर्स, लगभग 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने मोशन के ऊपर बहुत सारे लॉज और बहुत सारी एनालिसिस की। तो अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सो बच्चों, एरिस्टोटले का कॉन्सेप्ट क्या था मोशन के रिगार्डिंग? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन बाय एरिस्टोटले? तो एरिस्टोटले ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी मोशन में नहीं आएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई हम फोर्स नहीं लगाते। अब जैसे अगर मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे यहाँ पे, मैंने इसके अपने हाथ पे रखा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी ये जो मार्कर है वो मोशन में आएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि मोशन में लाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स जो है वो जरूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करोगे या फिर उसको पुल करोगे तभी उसमें मोशन आएगा, मींस तभी वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी।
अब इसमें कमी क्या थी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? देखो, कोई भी जो थ्योरी होती है, कोई भी जब लॉ होता है ना, तो उस लॉ में जो कमी है या उस थ्योरी में जो कमी है वो इस वजह से नहीं आता कि उसने किसी भी साइंटिस्ट ने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर बॉडी में हमने मोशन लाना है, बॉडी को अगर हमने मूव करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और उसको हमने रोकना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मतलब बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से दोबारा रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए। तो ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था। इन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि नेचुरल मोशन में लाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल। इन्होंने और कुछ नहीं कहा। लेकिन 2000 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल ही क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। किसने? गैलीलियो दी गैलीलियो। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू मोशन, दैट इज टोटली फॉल्स, टोटली फॉल्स। उन्होंने बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर दिया और अपना नया कॉन्सेप्ट दिया। तो इसको हम बेसिकली लिमिटेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ये बताया कि बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, राइट। तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही, अगर फोर्स हम किसी बॉडी के ऊपर नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी मोशन में नहीं आएगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो एक अधूरी स्टेटमेंट है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई और उसको गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया। तो इसको हम लिमिटेशन नहीं कह सकते एरिस्टोटल की, वो एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट थी एरिस्टोटल की, जो गैलीलियो ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करके उसको फुलफिल किया, उसको कंप्लीट किया। तो आइए देखते हैं कि एरिस्टोटल का कांसेप्ट कैसे फेल हुआ और गैलीलियो ने उसमें अपनी क्या जो है वो ऐड ऑन किए। सो अब गैलीलियो का कांसेप्ट क्या है? तो गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली ये जो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ये इनिशियली गैलीलियो के द्वारा दिया गया हुआ है। गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब आप सभी कहोगे कि हमने लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ा है वो तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, है ना। न्यूटन भी यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जो भी फिलहाल साइड में बैठे हुए हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, न्यूटन, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं, ये हम कब की बात कर रहे हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। और लगभग ये मान के चलो कि 70-80 साल के बाद न्यूटन जी आए। इट इज एंड ऑफ 17th सेंचुरी, है ना। तो ये अपनी अभी टर्न का वेट कर रहे हैं, ये साइड में भी बैठे हुए हैं और इन दोनों की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, गैलीलियो की और जो एरिस्टोटल है, तो अभी ये इसको जस्ट क्या कर रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर ये अपने लॉज ऑफ जो है वो मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं गैलीलियो की। तो गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो हम अभी परफॉर्म भी करेंगे, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम इनके लॉज को समझेंगे कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं और क्या कौन सी बातें ऐसी हैं जो एरिस्टोटल ने एक्सप्लेन नहीं की और गैलीलियो ने उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद ऐसा कौन सा उन्होंने पॉइंट जो है वो छोड़ दिया जिसके ऊपर न्यूटन जी ने काम किया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया। सो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो कम ऑन। सो अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे बनाया है। दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन। और ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये एक एवरेडी का सेल है, एवरेडी की बैटरी है। तो मैंने इसको एज अ ऑब्जेक्ट लिया है जो कि रोल कर सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइंड सरफेस से यहाँ से ड्रॉप किया तो क्या करेगा ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। दिस इज अ डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको पुश करता हूं, अगर मैं इसको पुश करता हूं अपवर्ड की तरफ, है ना,
अगर मैं इसको पुश करता हूं अपवर्ड की तरफ, तो इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ ऊपर तक जाएगा और इसके बाद इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी और वापस से डाउनवर्ड आएगा। मींस अपवर्ड मोशन के लिए इस बॉडी की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, लेकिन डाउनवर्ड मोशन के लिए बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेटअप को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेस मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट इंक्लाइंड सरफेस एंड दिस इज आवर सेकंड इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंक्लाइंड सरफेस हो गए। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर हाइट के से हमने एक बॉडी को रोल किया और देखते हैं इसका मोशन कैसा होता है। तो आपने देखा कि जब मैंने यहां से रोल किया तो ये बॉडी यहां से स्लाइड करके इस सरफेस के ऊपर जो है वो असेंड की, इस सरफेस के ऊपर लगभग यहां तक, इस पोजीशन तक उसने जो है वो सरफेस राइज किया, राइट। लेकिन एरिस्टोटले के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि अब जैसे अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो बॉडी जब नीचे आ रही है तो उसको नीचे लाने के लिए यहाँ पे फोर्स चाहिए, जो एरिस्टोटले ने बताया कि यहाँ पे कौन सी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब अगर बॉडी यहाँ पे मोशन कर रही है, इस सरफेस के ऊपर बॉडी मोशन कर रही है, तो यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, तो ये बॉडी मोशन कर रहा है और ऊपर भी अपने आप ही जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एरिस्टोटले का कॉन्सेप्ट था कि बॉडी को मोशन करने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, वो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अगर मैं इसको इस हाइट से थ्रो करूंगा, अगर मैं ये मान के चलूं कि दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो जितनी हाइट से इसको मैंने ड्रॉप किया है ये उतनी ही हाइट तक यहाँ पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया ये उतनी हाइट तक जाएगा अगर ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। अब क्योंकि हमें पता है दिस जो नेचुरल मोशन होता है उसमें फ्रिक्शन जो है वो हर जगह है, हर जगह फ्रिक्शन है। तो इसमें जो अगर हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हाइट तक जो है वो नहीं गया, एक्चुअल में इसको यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम दोबारा देखें इसको तो ये यहां तक ही जा पाया। इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस में क्या है, कुछ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन नहीं कर पा रहा। तो अब आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम थ्योरेटिकली जो है वो समझते हैं। सो अब थ्योरेटिकली हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक इंक्लाइंड सरफेस लिया और इस पे हमने एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रोल किया। तो जैसे इसको हम रोल करेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा, नीचे आएगा और इसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इसी सरफेस को, इसी बॉडी को मैं नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो रोल करूं, ऊपर की तरफ पुश करूं, तो इसकी जो स्पीड होगी ऊपर जाते जाते स्पीड वो डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर मैंने दो इंक्लाइंड सरफेस लिए, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज सेकंड सरफेस, इस पॉइंट से अगर हम बॉडी को रोल करेंगे, इस पॉइंट से, तो ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, इधर जाएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा लाइक दिस। तो जितनी हाइट से हमने इस बॉडी को ड्रॉप किया था उतनी हाइट तक ये जो है वो ऊपर जाएगा, उतनी हाइट तक ये असेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, सरफेस ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अभी जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि जो बॉडी जो राइज कर रहा है वो इतनी हाइट तक ही राइज कर पा रहा है। तो ये जो इतना डिस्टेंस इसने लेस ट्रेवल किया है, ये किसकी वजह से किया है, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी मोशन है वो रिटार्ड हो गई, वो डी एक्सेलरेट हो गई, जिसकी वजह से उसने उतना हाइट अटेन नहीं किया जितना उसको नेचुरली करना चाहिए था। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ गैलीलियो। तो यहाँ पे अब ये जो बॉडी है वो अपनी मोशन को कैसे मेंटेन कर रही है ना, अपनी बॉडी को, अपने मोशन को कैसे मेंटेन कर रही है, हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी क्या देखा कि बॉडी यहां से फॉल की और उतनी हाइट तक ये यहाँ पे
राइज व्हील लाइक दिस, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। लेकिन अगर मैं इसकी इंक्लिनेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं, मतलब अब मैं इसकी इंक्लिनेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूं, अब हमारे पास जो सरफेस है वो ये है, ये सरफेस है। तो अब इसने सेम हाइट पे जाना है, इसने सेम हाइट पे जाना है, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इसने इतना जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। ठीक है, अगर हम इसके सरफेस को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं तो जाना तो उसने उसी हाइट तक है, उसी हाइट तक जाने के लिए अब इतना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। ठीक है, और अगर इसके सरफेस को हम और ज्यादा डिक्रीज कर दें, और ज्यादा डिक्रीज कर दें, तो उतने ही हाइट तक जाने के लिए अब इसने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। ठीक है, तो अगर मैं इसके हॉरिजॉन्टल ऐसे 0 डिग्री पे इसको मैं जो है वो लीन कर दूं तो क्या होगा, ये बॉडी, आपको क्या लगता है ये बॉडी कहां जाके रुकेगी, ये बॉडी कहां जाके रुकेगी? तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी पे जाके रुकेगी। इन्फिनिटी पे जाके रुकने का मतलब क्या है कि ये बॉडी नहीं रुकेगी, ये बॉडी चलती रहेगी अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो। फ्रिक्शनलेस, हम यहाँ पे एक आइडियल जो है केस उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद जाके यहाँ पे कहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये जो बॉडी है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करती रहेगी जब तक कि हम इसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगाते इसको रोकने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया, जो कि एरिस्टोटले के कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जो इस बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है, इस बॉडी के जो मोशन है उसके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो मोशन कर रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। दैट टर्म इज इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, अब ये इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इनर्शिया जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लो हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास हैवी है, एक का मतलब मास ज्यादा है और एक का मास कम है। दोनों को आप एक ही पॉइंट से जो है वो रिलीज करो, एक ही पॉइंट से रिलीज करो, और जब हम दोनों की मोशन को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे, अगर मैं इसको ये इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ इसको मैं इस इंक्लाइंड सरफेस के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया और यहां पे मैंने दो बॉल्स को एक साथ रिलीज किया। इसका मास ज्यादा है m1, इसका मास मान लेते हैं m2। सो m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। दोनों बॉडीज ऐसे डाउन तक नीचे फॉल करेंगी ऐसे, है ना, और दोनों एक साथ ऐसे ट्रेवल करेंगी और फिर ऊपर भी दोनों एक साथ ही जाएंगी। लेकिन जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका क्या होगा? इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसका इनर्शिया ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो उतनी हाइट तक जो है वो नहीं जा पाएगा। लेकिन जिसका इनर्शिया जितना कम है वो ज्यादा हाइट अटेन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनर्शिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया? मास के ऊपर डिपेंड कर गया। मोर इज द मास, ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू दी मास। तो एरिस्टोटले के कॉन्सेप्ट में ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें इनर्शिया को उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसके बाद न्यूटन का कॉन्सेप्ट आता है। न्यूटन ने अपने जो 3 लॉज ऑफ मोशन दिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हमने एरिस्टोटले और गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन था उसको हमने एक्सप्लेन किया है, और
द टर्म इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू मास। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इनर्शिया की? यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं। इनर्शिया, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, it is by virtue of it, जिसकी वजह से by virtue of it cannot change its position of rest or uniform motion by itself। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसकी वजह से वो अपने आप, इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को कोई बॉडी अपने आप चेंज नहीं कर सकती। मींस अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अपने आप मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो उसको भी रोकने के लिए, उसको भी स्टॉप करने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। अपने आप बॉडी जो है वो मोशन से रेस्ट में नहीं आएगी, जो कि हमने अभी देखा कि जो बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही थी तो वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। फर्दर इनर्शिया जो है वो 3 टाइप का होता है। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अभी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है, जब तक कि बाहर से हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम बात करें तो ये जो बुक है वो रेस्ट पे है, लेकिन जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता तब तक ये बॉडी जो है वो मोशन में नहीं आएगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट में कब आएगी? जब उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे। मींस कहने का ये है कि बॉडी अपने आप मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, तो कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मोशन कर रही है तो उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमको क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जो कार है ना, जब कार ड्राइव करते हैं तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? जो हमारा स्टीयरिंग होता है, उसके ऊपर हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जो उसकी डायरेक्शन है, व्हील्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना जो डायरेक्शन है, वो अपना जो कर्व है वो एक प्रॉपर कर्व में जो है वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स के लॉज को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सारा जो कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का, एरिस्टोटलिस से लेकर के गैलीलियो तक, ये आपको समझ में आया हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को के लिए और ज्यादा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।